जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस, जो यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में नागरिक शास्त्र के रूप में स्विक्स के रूप में पढ़ाया जाता है। और हमारा ये जो सिलेबस है ये राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं हमारा अध्याय सत्ता के वैकल्पिक के अंदर, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है एक क्षेत्रीय संगठन ईयू यानी यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। पिछले वीडियो क्लास में हमने जाना भी किस प्रकार से यूरोपीय संघ का गठन हुआ, उसके निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को समझा भी 6 यूरोप के देशों से मिलकर ये संघ बनना स्टार्ट हुआ और 2013 तक इसके अंदर 28 देश शामिल हो गए। लेकिन 2016 में जनता की जो आवाज़ है, जनता के आदेश से ब्रिटेन है वो अब इससे अलग हो गया है और वर्तमान में यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं वो 27 रह गए हैं। तो इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम कुछ परीक्षा की दृष्टि से और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम इसकी थ्योरिकल जो एस्पेक्ट है उसको अच्छे से समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भी इस यूरोपीय संघ के जो क्षेत्रीय जो संगठन है इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। तो हम जाने भी यूरोपीय संघ के माध्यम से यूरोप का आर्थिक विकास करना इनका प्रमुख एजेंडा था, जिसके तहत ये चाहते थे भी एक समान हमारी विदेश नीति हो और सुरक्षा नीति हो जो सदस्य देश इसके हैं, और इन सदस्य देशों में एक समान ही मुद्रा का प्रचलन है वो होना चाहिए भी, उसी मुद्रा में अपने इन सदस्य देशों में व्यापार होना चाहिए। तीसरा क्या, वीजा मुक्त आवागमन हो, सदस्य देशों में कोई कहीं भी जाए उसके लिए किसी प्रकार की रुकावट है वो नहीं हो। और चौथा उद्देश्य है भी अपने आंतरिक मामलों और जो न्याय यानी जस्टिस से जुड़ा कोई भी मैटर होता है तो हम उसको आपसी सहयोग से ही सलटा लें। तो इन 4 प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने आर्थिक विकास के लिए यूरोपीय संघ का गठन किया गया। अब बात करते हैं भी इस यूरोपीय संघ की, ईयू की कुछ विशेषताएं, कुछ जो खासियत है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहेंगे भी ईयू ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। आपको मैंने बताया भी ईयू जो एक क्षेत्रीय संगठन है इसका जो गठन हुआ वो तो अपने आर्थिक विकास के लिए ही किया था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने चुनाव के माध्यम से अपनी पार्लियामेंट बना ली इन सदस्य देशों ने, तो यानी इनका राजनीतिकरण हो गया और आर्थिक सहयोग के साथ साथ एक राजनीतिक संस्था का रूप है वो यूरोपीय संघ ले चुका है। इसी कारण से तो हम ये कह रहे हैं भी ये अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने में सबसे सक्षम जो क्षेत्रीय संगठन है वो है। दूसरी बात करें भी ये जो सदस्य देश हैं सारे, ये एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करते हैं, यानी ये 27 देश, ये जो 27 राज्य हैं आप समझिए भी ये एक देश के रूप में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सदस्य देशों ने ईयू का अपना एक झंडा बना लिया है, अपना एक गान बना लिया है, ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और अपनी एक मुद्रा है जिसका नाम बताया हमने आपको यूरो। तो यूरो मुद्रा किस क्षेत्रीय संगठन की है? तो वो यूरोपीय संघ की है। तो जिस प्रकार से एक देश का झंडा, गान, स्थापना दिवस होते हैं उसी प्रकार ईयू एक राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है और इनका अपना एक झंडा है, अपना गान है और अपना स्थापना दिवस है। ये यूरोप दिवस के रूप में, यूरोप में शांति और एकता के रूप में ये यूरोप दिवस मनाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा और वो दिवस कौन सा है, 9 मई। अब आप ये सोचेंगे भी इनके जो गठन को हमने समझा उसमें 9 मई तो आई नहीं, तो आपको बताना चाहूंगा, आपको मैंने बताया था कि फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट सूमा ने 9 मई 1950 को एक घोषणा की थी और वो घोषणा थी यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय के गठन की।
और 6 देशों ने मिलकर उस संगठन के ऊपर अप्रैल 1951 में हस्ताक्षर किए थे। तो यूरोपीय संगठन जो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसके पीछे ऐतिहासिक भूमि को देखें तो यह स्टार्ट होता है 9 मई 1950 से रॉबर्ट शुमा की घोषणा के साथ, और उसी दिन को, उस दिवस को सार्थक करने के लिए ये 9 मई को यूरोप दिवस मनाते हैं। उसके साथ अगर इनके झंडे की हम बात करें, फ्लैग की बात करें, तो इनका जो ब्लू कलर का जो झंडा है उसके अंदर 12 सोने के सितारे यानी गोल्डन कलर के स्टार हैं, और वो भी एक घेरे के रूप में है। तो इनके ध्वज के अंदर 12 स्टार, वो भी गोल्डन कलर के और एक राउंड शेप के अंदर है। और ये झंडा किस बात को संबोधित करता है, किस बात का प्रतीक है, तो जानिएगा, ये लोगों की पूर्णता का, ये लोगों की समग्रता का, उनकी एकता का, उनके मेल मिलाप का यानी भाईचारे का प्रतीक है इनका जो ध्वज है, इनका जो झंडा है। और मैंने आपको बताया भी, इनकी अपनी विदेश और सुरक्षा नीति बनाना भी उद्देश्य था। तो जब इन्होंने अपनी एक विदेश नीति और सुरक्षा बना ली, तो उसी के तहत ये अन्य देशों के साथ है वो कार्य है वो करते हैं। तो ये है यूरोपीय संघ की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब हमारा फोकस रहेगा भी इस यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन से हैं, वो कौन सी विशेषताएं हैं, वो कौन सी खास बातें हैं जो कि ईयू को अमेरिकी वर्चस्व के सामने एक पावरफुल संगठन के रूप में प्रदर्शित कर रही है। तो इनका भी अध्ययन हम पॉइंट के माध्यम से कर लेते हैं ताकि समझना भी आसान रहे और परीक्षा के अंदर इनको लिखना भी आसान रहे। तो जानिएगा, हम बात करें अगर 2016 की, तो 2016 में यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पादन है वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था, और इतने के आसपास ही अमेरिका का जो प्रोडक्शन है वो है। तो यानी अमेरिका को टक्कर देने में सक्षम है। और 2005 की बात करें तो यूरोपीय संघ है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2016 में ये 2 नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन सारा जो इनका प्रोडक्शन है वो अमेरिका के लगभग बराबर है। और इनकी जो मुद्रा है यूरो, जिनको अब 19 देश हैं वो माने हुए हैं, स्टार्टिंग में 12 थे, आज 19 देश इसको अपनाए हुए हैं। तो यूरो है वो अमेरिका को ऐसे लग रहा है भी ये हमारे डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि दुनिया में जो मोस्टली व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो डॉलर के हिसाब से होता है। तो अगर डॉलर की जगह अगर यूरो में व्यापार होने लगा तो अमेरिका तो चाहेगा भी, यही समझेगा भी तेरी चौधराहट है वो जा रही है, तेरा प्रभुत्व खत्म हो रहा है, तेरे से लोगों ने डरना बंद कर दिया है। अमेरिका थोड़ी चाहेगा भी कोई दूसरा जो कोई देश या जो संगठन है वो उसका मुकाबला कर सके। अमेरिका को शायद आज अफसोस होता होगा कि जिस संगठन को बनाने में हमने सहयोग किया था, स्टार्टिंग की थी, मार्शल योजना लेकर आए, आज वो हमें ही आंखें दिखा रहा है। देखिएगा, ये राजनीति है, ये विश्व राजनीति है, और कहते हैं ना, राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं होता, सब मौका परस्त होते हैं। तो इसकी जो मुद्रा है यूरोपीय संघ की वो यूरो है, जो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। और उसके साथ साथ विश्व व्यापार के अंदर जो यूरोपीय संघ है, इसकी जो भागीदारी की बात करें तो वो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना अधिक व्यापार है वो यूरोपीय संघ के सदस्य देश है वो करते हैं। और यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का जो प्रभाव है वो सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ सदस्य देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप के साथ साथ एशिया, अफ्रीका जो कि विकासशील देश है, वहां के उन महाद्वीपों के उन देशों के ऊपर भी इनकी आर्थिक इकोनॉमिक जो पावर है उनका इफेक्ट है वो पड़ रहा है। और इसके साथ साथ ही जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भी ये यूरोपीय संघ एक महत्वपूर्ण ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में कार्य करता है। और करे भी क्यों नहीं, आपको पता है हमारे यूएनओ के अंदर एक सुरक्षा परिषद है,
सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं जिनको वीटो पावर होती है। वीटो का मतलब होता है भी आपसे कोई बात पूछे तो अगर आपने मना कर दिया तो वो मना है, यानी 5 देशों में किसी चीज के लिए 4 देश अगर सहमत है और एक देश नहीं है, उसको कहते हैं भी उसने वीटो कर लिया, तो यानी वो फैसला, वो पॉलिसी है वो लागू नहीं होती। तो इस यूरोपीय संघ के अंदर एक ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है और उसका नाम है फ्रांस। और अब ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन क्योंकि वर्तमान में यूरोपीय संघ का अब सदस्य नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में क्योंकि थोड़ी पुराना एडिशन है तो आपको यह लगेगा कि वहां पर 2 देश लिखे हुए हैं भी ईयू के कितने देश हैं वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, तो ब्रिटेन और फ्रांस मिलेगा। ध्यान रखिएगा जनवरी 2020 में ब्रिटेन है वो उससे अलग हो चुका है। तो अब और फ्रांस की एक और खासियत है, फ्रांस है वो अपने परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है। ईयू के जितने भी देश है उसमें फ्रांस है वो एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इस कारण ये अमेरिका के साथ साथ दूसरे देशों की नीतियों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अगर इसको लगता है भी हमारे यूरोपीय संघ की विदेश नीति सुरक्षा नीति के लिहाज से वो चीज सही नहीं है तो ये वीटो कर देगा और वीटो करते ही वो फैसला लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब अमेरिका और दूसरे जो ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, तो उनको भी रहता है भी यार फ्रांस को राजी रखा जाए। तो ईयू है वो सुरक्षा परिषद में भी फ्रांस के माध्यम से अपना प्रभुत्व है वो जमाए रखता है और पॉलिसियों को प्रभावित करता है, नीतियों को प्रभावित करता है। और एक संगठन के रूप में बात करें यूरोपीय संघ को लेकर, तो संगठन के रूप में ईयू है वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। तो अब आप समझ गए, इन 8 पॉइंटों के माध्यम से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं भी आज अमेरिकी वर्चस्व को जो आंख दिखाने में अगर कोई सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन अगर सक्षम है तो वो यूरोपीय संघ है, जो 27 देशों का एक बहुत बड़ा संगठन है, जो एक राष्ट्र की तरह कार्य करता है। इनका अपना एक राष्ट्र ध्वज है, इनका गान है, स्थापना दिवस है, इनकी एक मुद्रा है, यूरो है। तो इन चीजों से आप अच्छे से समझ गए होंगे भी यूरोपीय संघ है वो कितना पावरफुल है। तो क्या अमेरिकी वर्चस्व अब खत्म हो जाएगा जब ईयू इतना पावरफुल है? देखिएगा, जैसे अमेरिकी वर्चस्व की हमने सैन्य शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में, सांस्कृतिक शक्ति के रूप में समझा, तो हमने ये भी जाना भी वहां अमेरिका के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं से अमेरिका को ये डर लगता है भी कहीं उसका वर्चस्व खत्म नहीं हो जाए। तो जब किसी देश की या किसी संगठन की जो पावर होती है उस पावर के अंदर भी कुछ कमजोरियां जरूर रहती है। तो अब हम ये समझ लेंगे भी यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या है जो उसे थोड़ा सा कमजोर करती है। पावर तो खूब है इसके पास, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आ गई, वो कौन सी है उसकी बात अभी हम कर लेते हैं। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, क्योंकि यही चीजें आप नोट्स फॉर्म के ऊपर अपनी कॉपी पर लिखिएगा, जो सिर्फ +2 ही नहीं भविष्य में भी आपको बहुत काम है वो आएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ईयू को ताकतवर बनाने वाले कारकों के बाद अब हम समझ लेते हैं ईयू की कमजोरियां क्या है, कौन सी बातें हैं वो यूरोपीय संघ को कमजोर कर रही है। जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, हमने अभी क्या पढ़ा, इसके उद्देश्यों में भी पढ़ा, इसकी विशेषताओं में भी हमने पढ़ा भी यूरोपीय संघ की अपनी एक विदेश नीति और सुरक्षा नीति है, तो वो तो यूरोपीय संघ की है। इसके साथ साथ हर सदस्य देश की भी अपनी एक विदेश नीति और सुरक्षा नीति है। तो ये सबसे बड़ा गड़बड़ झाला है इनका भी, संघ की एक विदेश नीति सुरक्षा नीति है, फिर अलग से आपकी हर देश की अपनी विदेश और सुरक्षा नीति है। तो कई बार क्या होता है उन दोनों में टकराहट हो जाती है। यही बात इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इनको कमजोर बनाती है भी। सदस्य देशों की अपनी विदेश और सुरक्षा नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ कर देती है इन्हें। उदाहरण के रूप में बात करें, जब इराक पर यूएसए ने, अमेरिका ने हमला किया था, तो अब यूरोपीय संघ के भी अलग अलग विचार आए। जब होना क्या चाहिए था, जब इनकी खुद की एक विदेश नीति है
तो एक ही फैसला होना चाहिए था। लेकिन सदस्य देशों में बात करें तो ब्रिटेन ने तो कहा भी अमेरिका ने सही किया है, अमेरिका के ऊपर अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया है तो सही किया है, ब्रिटेन ने उसका समर्थन कर दिया। लो जी, और जर्मनी और फ्रांस ने क्या कहा भी यूएसए ने इराक पर हमला करने का जो ये कार्य किया है ये गलत किया है। तो कहां तो हम कह रहे हैं भी ये एक मजबूत संगठन है दुनिया के अंदर, क्षेत्रीय संगठनों के अंदर बात करें, लेकिन इनकी भी जो आपसी जो विदेश नीति और सुरक्षा नीति जो खुद के देश की है उसके हिसाब से ये बड़बोले हो जाते हैं और अलग अलग राय है वो प्रदर्शित कर देते हैं, जिससे दुनिया के सामने यही बात प्रदर्शित होती है भैया ये संगठन का रूप तो दिख रहा है लेकिन अंदर से सब अलग अलग है। कहते हैं ना, राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं होता, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, राजनीति में सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता होती है। शायद कुछ ऐसा यहाँ दिख रहा है, हर जगह होता है। हम रोज टीवी अखबार में हर स्टेट देश की बात करें तो ऐसी ही बातें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा एक कारण हो सकता है इसको कमजोर करने वाला, वो है भी यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो जो इनकी मुद्रा है उसका विरोध होना। भी यार ये यूरो मुद्रा वाला जो व्यापार का सिस्टम है ना ये सही नहीं है, डॉलर में ही चलने दो, यानी सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप स्टार्टिंग के सदस्य देशों में बात करें तो डेनमार्क इसका विरोध कर रहा है, हालांकि बहुत सी चीजों का समर्थन करता है, यूरो की बात आती है तो विरोध में खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार स्वीडन है, ये भी विरोध कर रहा है। यूरो 2002 में अपनाया गया और 2002 के बाद में जो देश इस यूरोपीय संघ के सदस्य बने उन्होंने ज्यादातर ने विरोध किया है। वर्तमान में आपको मैंने बताया भी 19 देश हैं वो इसको अपनाए हुए हैं और उन बाकी के जो देश हैं उनमें डेनमार्क बहुत पहले इस यूनियन के अंदर आ गया था लेकिन ये भी विरोध करता है, स्वीडन है वो विरोध करता है, बुल्गारिया है वो विरोध कर रहा है, क्रोएशिया विरोध कर रहा है, चेक गणराज्य हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड है, रोमानिया है, ये जो देश हैं वो इस यूरो मुद्रा को अपनाने का विरोध कर रहे हैं, इन्होंने इस मुद्रा को नहीं अपनाया है। और इसके बाद बात करें ईयू के कई जो सदस्य देश हैं आपको पता है वो अमेरिकी गठबंधन के अंदर भी रहे हैं, तो ये बात भी एक दूसरे के खिलाफ कर देती है, शक पैदा कर देती है भाई इनका झुकाव तो अमेरिका की तरफ हो सकता है। जैसा हमने इराक के ऊपर अमेरिका हमले के दौरान देखा भी कौन किसके पास है कौन किसका कितना दूर है, उस बात का पता चल जाता है जब बयानबाजी होती है। और उसके बाद ताज़ा उदाहरण है भी ईयू से ब्रिटेन है वो जनमत संग्रह के माध्यम से बाहर हो गया है, तो आज एक ब्रिटेन बाहर हुआ है तो कल को इन और 27 देशों में भी कोई आग लग सकती है, कोई विरोधाभास की स्थिति आ सकती है और ब्रिटेन की तरह वो भी तो इससे अलग हो सकते हैं। तो ब्रिटेन का जो कि आपको पता है सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है, एक पावरफुल देश है, उसका इस तरीके से यूरोपीय संघ से बाहर होना कहीं ना कहीं ये इसको कमजोर करने की एक और कड़ी साबित न हो जाए, कहीं ये 27 देश और नहीं टूट जाए, तो ये डर भी है वो कायम है। लेकिन फिर भी अगर बात करें ऑल ओवर भी आज दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व की धौंस है, तो उस अमेरिकी वर्चस्व की धौंस को अगर कोई मुकाबला कर सकता है, उसका कोई सामना कर सकता है, इन कमजोरियों के बावजूद भी आज हम क्षेत्रीय संगठनों के रूप में यूरोपीय संघ की तरफ देख रहे हैं, भाई तू कुछ कर और अमेरिकी वर्चस्व की जो दादागिरी है जो उसको कुछ कम करने की कोशिश कर, भैया सब अमन प्रेम और चैन से रहें, क्यों ये लड़ाई दंगा रोज का ही चलता रहता है। जैसे अब अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी आर्मी लिए बैठा हुआ था, अब अचानक डिसीजन कर लिया और अफगानिस्तान से कभी अगस्त सितंबर तक मैं बुला लूंगा, लगभग सैनिकों को वहां से बुला लिया गया है और अपना जो हथियार है वो सब वहीं छोड़ दिए हैं। तो क्या वो वहां तालिबानों के लिए छोड़ दिए हैं, भैया हम तो जा रहे हैं, अब अफगान की सरकार के नाक में दम आप कर लो। तो ये तो ऐसा लगता है भी यूएसए की जो नीति है, विदेश नीति है, वो खतरनाक है। इनका एक ही काम है शायद सबको लड़ाए रखना। देखते हैं क्या होता है अफगान का।
तो पूरी दुनिया चिंतित है भी कहीं उग्रवाद और ये सब हावी नहीं हो जाए, तालिबान फिर कहीं अफगान के ऊपर कब्जा करके अपनी सरकार नहीं बना ले, क्योंकि तालिबान को फिर पीछे से जो पैसे मुहैया करवाता है, हथियार मुहैया कराता है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान फिर चाइना से दोस्ती किए बैठा है, और हम भारतीयों को ये टेंशन है भी ये पाकिस्तान वाले सामने से तो खुद कुछ करेंगे नहीं, ये तालिबान के माध्यम से वहां अगर अफगान में सरकार बना ली वहां से हमारे संबंध खराब कर सकता है, चाइना के माध्यम से हमें डिस्टर्ब कर सकता है। तो देखिएगा, राजनीति आप पढ़ रहे हो तो विश्व संदर्भ में जब इन चीजों को जोड़कर आप समझोगे, पता चलेगा भी कितना प्यारा सब्जेक्ट है, और हमें ऐसी समझ, इस विश्व राजनीति की समझ है वो होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है भी हमें कोई नेता थोड़ी बनना है, सिर्फ नेता बनने के लिए पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी जाती, देश के लिए राष्ट्रभक्ति है ये। तो हमें लोगों को एकता के सूत्र में बांधना है, तो हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, नॉलेज है वो लेना चाहिए। और घरों में अगर आपके अखबार आ रहा है तो उसका संपादकीय पेज, नई नई जो घटनाएं विश्व में होती है उनका अध्ययन भी आपको करना चाहिए, और सोचना चाहिए भी जो ऐसा हो रहा है वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है। और ये सब अगर आप करते हो तो रियल में आप जिंदा हो, वरना तो मैं यही कहूँगा सिर्फ और सिर्फ रट्टू तोता हो और सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ते हो, और शायद कामयाब होने के लिए नहीं। बुरी लगे तो मेरी बात तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन कुछ काला सच यही है। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगले क्षेत्रीय संगठन आसियान को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।